नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स फैक्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का 11वीं क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम एंड फ्रिक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन। और आज इसका लेक्चर फर्स्ट है और आज के इस लेक्चर में हम केवल दो चीज़ें पढ़ेंगे, इनर्शिया एंड लीनियर मोमेंटम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन। और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इनर्शिया। इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। इनर्शिया शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल आपको बता देना चाहता हूँ। आप बस में बैठे होंगे और बस में बैठे हुए हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, बस अचानक से स्टार्ट हो गई, बस अचानक से चल पड़ी, तो आप कैसा फील करते हैं? आप जो है बैठे हुए हैं, बस अचानक से चल चुकी है, तो आप क्या फील करेंगे, क्या एक्सपीरियंस करेंगे? आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी जो बॉडी है, जो ऊपर की बॉडी है, उस पर पीछे की ओर एक फोर्स लगता है और डेफिनेटली आप पीछे गिर भी जाते हैं। ऐसे होता है ना, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आपके साथ भी ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। आप आज के बाद आप इस चीज़ को ज़रूर महसूस करेंगे। दूसरा कि अगर मान लीजिए बस चल रही है और बस में अचानक से ब्रेक लग जाए तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं, ऐसे होता है ना। अब तीसरा एक एग्जाम्पल और लीजिए कि बस जा रही है, आप बस में बैठे हैं और बस ने एक टर्न लिया राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में। तो अगर बस राइट साइड में एक टर्न लेती है तो आप लेफ़्ट साइड की ओर गिर जाते हो, और अगर बस लेफ़्ट साइड की ओर टर्न लेती है तो आप राइट साइड की ओर गिर जाते हो। तो ऐसा आपने अक्सर महसूस किया है। तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये जो फीलिंग्स होती हैं कि आप बस में बैठे हैं, बस चल गई, आप गिर गए, ये सब चीज़ें किस वजह से होती है? तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम इनर्शिया पढ़ते हैं। तो इनर्शिया क्या है? सबसे पहली बात, जो इनर्शिया होता है वो किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। ये किसी बॉडी की अपनी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी सभी बॉडी में अलग अलग होती है। अब इस प्रॉपर्टी का काम क्या है? इस प्रॉपर्टी का काम ये है कि ये रेजिस्टेंस बनाती है। रेजिस्टेंस, आपने इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो ये उसके फ्लो होने का अपोज करता है। उसी तरह से जो इनर्शिया होता है ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है जो कि बॉडी के अंदर होता है। और ये करता क्या है? ये करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो ये उस ऑब्जेक्ट की उस स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपके सामने, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक संदूक आपके सामने रखा हुआ है और आपने उसको चलाने के लिए फोर्स उस पर एक्सर्ट किया, तो क्या वो संदूक डेफिनेटली चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर चलेगा भी तो काफ़ी टाइम के बाद चलेगा। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि जैसे हमने फोर्स लगाया तो वो संदूक चल क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वो संदूक आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। वो संदूक आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। और ये जो अगेंस्ट वर्क होता है ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? इसी को बोलते हैं इनर्शिया। इसी तरह से अगर एक बॉडी जा रही है, बॉडी मूवमेंट कर रही है, यूनिफॉर्मली मूवमेंट कर रही है, तो अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट एकदम रुक जाएगा।
आपने उस पर ब्रेक लगाए तो वो ऑब्जेक्ट एकदम नहीं रुकता, और अगर रुक भी जाता है तो कोई बात नहीं। मान लिया आपने बॉडी पे एक बस जा रही है, आपने बस पे जो है बहुत तेज़ी के साथ ब्रेक लगाए, तो क्या वो बस आराम से रुक जाएगी? वो बस भले ही रुक जाए लेकिन वो आराम से नहीं रुकने वाली है। वहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती है, जैसे कि साउंड जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर जनरेट इसलिए होती है क्योंकि वो जो बस है वो बस रुकने का विरोध कर रही है, वो बस रुकने के अगेंस्ट वर्क कर रही है, ब्रेक्स के अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है इनर्शिया की वजह से। और इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है और वो उसको राइट को टर्न लेना है, तो जब वो राइट को टर्न लेगा तो क्या वो आराम से टर्न ले पाएगा? आराम से टर्न नहीं ले पाएगा। अगर आपने हैंडल अपनी बस का राइट साइड में टर्न किया है तो वो बस उस टर्न का भी अपोज करती है। इसीलिए आपको मोड़ पर, जब आप मोड़ पर जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपने समझी कि जब आप किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज कर रहे हैं, किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर रहे हैं, या किसी बॉडी की डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो वो बॉडी इन तीनों ही केस में इस होने वाले चेंज का अपोज करती है। इसी को बोलते हैं इनर्शिया। Inertia is the property of a body by virtue of which it's always against the change of its state of rest, state of motion and is a change in the direction of that body। तो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और इस बॉडी की जो मोशन में जो डायरेक्शन होती है उसमें होने वाले चेंज के अपोज जो होता है उसी को बोलते हैं हम इनर्शिया। तो इस तरह से हम इनर्शिया को 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, मेक ए रेजिस्टेंस, मेक्स ए रेजिस्टेंस। which always oppose the change in its state of rest, state of uniform motion, in a straight line, in a straight line and direction। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में और डायरेक्शन में अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो ये हमेशा उसका अपोज करेगा। इस अपोजिंग फैक्टर को ही हम इनर्शिया बोलते हैं। तो इस तरह से इनर्शिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरी कैटेगरी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरी कैटेगरी क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये वो इनर्शिया है जो कि बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। जैसे कि एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप एक बस में बैठे हुए हैं और बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है।
तो आप पर पीछे की ओर एक फोर्स लगता है और आप पीछे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब आप बस में बैठे हुए होते हैं तो आपकी बॉडी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक पार्ट जो नीचे का है जो कि बस की सीट के साथ टच में होता है, एक पार्ट जो बॉडी का अपर पार्ट है जो कि उस सीट से टच नहीं होता। तो अब हुआ क्या कि आपकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली रेस्ट में है। जब बस रेस्ट में है, बस अचानक से चली, तो बस जब अचानक से चलेगी तो आपकी बॉडी का वो पार्ट जो कि बस के कांटेक्ट में वो भी चलने लगता है, लेकिन वो पार्ट जो उस बस के कांटेक्ट में नहीं है, दैट इज अपर पार्ट, ये अब भी रेस्ट में ही होता है। तो जब ये रेस्ट में है तो ये चलने का विरोध करता है, और ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इसी तरह से होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जब बस चल रही है और जब बस चल रही है और बस पर अचानक से ब्रेक लगे तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब बस चल रही होती है तो आपकी जो बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में है, तो बॉडी का वो पार्ट जो बस के कांटेक्ट में होता है और जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, वो दोनों ही मूवमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बस पर ब्रेक्स लग जाते हैं तो क्या होगा कि वो पार्ट जो बस के कांटेक्ट में है वो तो रुक जाएगा, लेकिन वो पार्ट जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, अपर पार्ट जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये तो अब भी मोशन में ही है, ये अब भी यूनिफॉर्म मोशन में ही बना हुआ है। तो हुआ क्या कि ये अपने मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करेगा। तो जो अपर पार्ट है वो आगे गिर जाता है, क्योंकि ये विरोध करता है इस होने वाले चेंज का। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इसी तरह से अगर आप बस में बैठे हुए हैं और बस जो है वो बस को राइट टर्न लेना है, तो होगा क्या कि जब आप बस में बैठे हुए हैं तो जिस डायरेक्शन में बस चल रही है आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अचानक से बस ने एक राइट टर्न लिया तो आप लेफ़्ट की साइड में थोड़ा जर्क लेकर के गिर जाते हो। उसका रीज़न ये है कि बॉडी का जो पार्ट बस के टच में है वो तो बस के साथ ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, लेकिन वो पार्ट जो बस के टच में नहीं है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं हो कर पाएगा। या ये कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो उस में होने वाले चेंज का अपोज करता है, इसीलिए आप अपोजिट साइड में गिर जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया एक तरह का रेजिस्टेंस है जो होने वाले चेंज का अपोज करता है। वो चेंज जो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, या बॉडी की डायरेक्शन में, या बॉडी की मोमेंटम डायरेक्शन में चेंज करने का विरोध करता है। तो इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया। तो मुझे लगता है कि इनर्शिया को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया, इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। ये क्या करेगा, ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करता है। और ये क्या करता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये बॉडी की जो मोमेंटम डायरेक्शन है उसमें होने वाले चेंज का अपोज करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। जो ये इनर्शिया जो कि बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। इसका मेजरमेंट जो किया जाता है वो बॉडी के मास से किया जाता है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ मास।
बॉडी का जो मास होता है वही बॉडी का इनर्शिया होता है, या ये कह लीजिए कि किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा रहेगा उस बॉडी का जो इनर्शिया है वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझेंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाऊँगा, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, उससे पहले और उसके बाद में मैं हमेशा आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर दूंगा। देखिए, जो फिजिक्स होती है वो बिना लाइव एग्जाम्पल के आप इसको नहीं समझ सकते। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल होना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल शेयर नहीं कर रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि मैं भी जो है एक इंसान ही हूँ, तो मुझसे भी गलती हो सकती है, मुझसे कोई चीज़ छूट सकती है। तो आप प्लीज़ उस बात को मुझसे शेयर करें और मैं उसको अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये जो इनर्शिया होता है ये बॉडी का मास होता है, उसका जो मास का जो मेजरमेंट है वही बॉडी का इनर्शिया होता है। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर बता देता हूँ कि अगर एक बहुत भारी संदूक आपके सामने रखा हुआ है, बहुत भारी संदूक मान लीजिए, कुछ और ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो आप, और वो रेस्ट में रखा हुआ है, आप उसमें मोमेंटम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसको मोशन देना चाहते हैं, जिसके लिए आपने फोर्स एक्सर्ट किया। और एक दूसरा संदूक आपके बराबर में रखा है जो कि इससे हल्का है, आपने दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट किया। तो होगा क्या, जो हल्का संदूक है वो मोमेंटम गेन कर लेगा, उसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो भारी संदूक है उसमें मोशन स्टार्ट शायद नहीं होगी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो हल्का संदूक है, अपोज तो उसने भी किया है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, वो भी अपोज करता है, लेकिन उसका मास बहुत कम है, इसीलिए उसका जो अपोज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और हमने जो फोर्स लगाया है वो ज़्यादा है, तो हमारा फोर्स उस पर हैवी हो जाता है। तो इसलिए वो जो हल्का संदूक है वो तो मोमेंटम स्टार्ट कर देगा, लेकिन जो भारी संदूक है वो ज़्यादा अपोज करता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसीलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, इसीलिए उसका विरोध भी ज़्यादा है, इसीलिए भारी संदूक नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर एक ऑब्जेक्ट भारी है और एक हल्का है, तो भारी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया रहेगा वो हल्के ऑब्जेक्ट से ज़्यादा रहेगा, और रिजल्ट हमारा यही होता है कि मास इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का जो मेजरमेंट है वही उसका इनर्शिया कहलाता है। चलिए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक क्वेश्चन पुट अप कीजिएगा, और मैं समझता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे मैं और अच्छी कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा जो उत्साह है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो आप बढ़ाएं। और ये कॉन्फिडेंस कब बढ़ सकता है? ये कॉन्फिडेंस केवल एक चीज़ से बढ़ सकता है कि जब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है? मुझे पता लगेगा जब आप नीचे कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट डालें, अच्छा डालें या बुरा डालें, डजंट मैटर, लेकिन एक कमेंट आप ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और इस तरह की अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं है। जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी थोड़ा इसमें कुछ मेरे लिए कीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से करवाएगा। चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर, चलिए यहां लिख देते हैं, लीनियर मोमेंटम। ये टॉपिक आपने 9th क्लास में भी रीड किया होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है लॉ ऑफ मोशन, और इस चैप्टर में आगे जाके हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट
हमारा प्रिपेयर होना चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या हथियार हैं जो हम यूज करके न्यूटन लॉ को समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं बॉर्डर पे हैं और आप मान लीजिए आप जो है सेना में भर्ती हो गए, तो आपको शायद लड़ाई में भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको पहले से एक ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार दिए जाते हैं, आपको उनके बारे में बताया जाता है। तो इसी तरह से इस चैप्टर में हम जो मेन चीज़ है वो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो इनर्शिया का था। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक गिलास सीट है मेरे पास। कैसी सीट है? गिलास सीट। एक ऑब्जेक्ट, एक पत्थर, स्टोन, जिसका मास m1 है, इसको मैंने यहाँ से गिराया। एक दूसरा पत्थर जिसका मास m2 है, इसको भी मैंने यहाँ से गिराया। देखिए दोनों पत्थर जो है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, हाइट दोनों की अलग अलग हो गई। मैं इन दोनों पत्थर को सेम हाइट से, हाइट कितनी है h, सेम हाइट से एक साथ नीचे छोड़ता हूँ। तो जब ये दोनों पत्थर इस गिलास सीट पर गिरेंगे, तो सबसे पहले ये बताइए कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी इस सीट पर गिरने से पहले वो कितनी होगी। वो चाहे कितनी भी हो लेकिन वो सेम रहेगी, बिकॉज आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पर u तो 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, h दोनों के लिए सेम है। देखिए यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसीलिए जब ये दोनों ऑब्जेक्ट नीचे गिरेंगे, तो नीचे गिरने से पहले इन दोनों की जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से इस गिलास सीट पर गिरते हैं। लेकिन जब ये मास m1 का ऑब्जेक्ट इस गिलास सीट पर गिरेगा, तो क्या ये इस गिलास सीट को तोड़ पाएगा? ये इसको नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हल्का है इसके कंपैरिजन। लेकिन जब ये मास m2 का ऑब्जेक्ट इस गिलास सीट पर नीचे गिरेगा, तो डेफिनेटली ये गिलास सीट टूट जाएगी। या यूँ कह लीजिए कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो इससे ज़्यादा रहेगा इस गिलास सीट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जब ये दोनों इस गिलास सीट पर गिर रहे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम है। लेकिन इस हैवी ऑब्जेक्ट का जो इफ़ेक्ट होगा वो इस पर ज़्यादा रहेगा और इसको तोड़ देगा। एक तो ये एग्जाम्पल आप अपने माइंड में सेट कीजिए। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। एक बंदूक है मेरे पास। देखिए बंदूक बड़ी अच्छी बनी है। इस बंदूक से, इस गन से एक बुलेट उसको फायर किया है, और यहाँ पर ये कोई गिलास सीट मान लीजिए, गिलास सीट रखी है। इस बुलेट का जो मास है वो m है। यहीं से एक दूसरी बुलेट उसको छोड़ा गया है, लेकिन इसको गन से नहीं छोड़ा गया है, इसको हैंड से, हाथों से, बाय हैंड। इस दूसरी बुलेट को अपने हाथों से इधर की ओर प्रोजेक्ट किया हुआ है, और एक दूसरी बुलेट है जिसका मास सेम है, इसको गन से फायर किया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि दोनों बुलेट का मास जो है वो सेम है, लेकिन इसको रोकने के लिए, जो बुलेट इस गन से फायर हुई है, इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की नीड होगी,
और इसको रोकने के लिए कम फोर्स की नीड होगी, भले ही दोनों के मास सेम हो। तो इन दोनों सिचुएशन को आप ज़रा ध्यान से समझिए कि जब दो ऑब्जेक्ट के मास डिफरेंट थे तो उस समय उन दोनों की जो वेलोसिटी थी वो सेम थी यहाँ पर, लेकिन जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है उसके ज़्यादा मास की वजह से। और जब दोनों बुलेट की जो मास है वो सेम है, लेकिन इन दोनों केस में इस बुलेट का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है इसकी वेलोसिटी की वजह से। डेफिनेटली जो बुलेट इस गन से फायर हुई है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा ही रही होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, क्या नोट करने वाली है कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन है इस केस में तो मास पर डिपेंड करती है, इस केस में वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसकी मास एंड वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है, और इस कंबाइंड डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम इज द combination of mass and velocity. Momentum is defined as the combined effect of mass and velocity. तो ये टॉपिक आज से पहले शायद आपने इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, वरना आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। Linear momentum is the combined effect of mass and velocity of an object। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। मोमेंटम को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। इट इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखिए ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। इसका जो मेजरमेंट है वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। नोट कीजिए इसको। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो रहेगा मास इनटू वेलोसिटी, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो जो डायरेक्शन बॉडी की वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन इसके मोमेंटम की होती है। याद रखेंगे ये मोमेंटम है, इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय संवेग। क्या बोलेंगे इसको? रेखीय संवेग। देखिए मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट है, दोनों तरह के स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को शायद देखते हैं, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको देख करके कुछ समझ सकते हैं। तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मास इनटू वेलोसिटी, और थ्योरेटिकली क्या होता है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? चलिए नोट कीजिए इसको। मोमेंटम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। देखिए मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। इसकी जो वेलोसिटी है v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है।
तो P1 क्या रहेगा, M1 इंटू V1 एंड P2 क्या रहेगा, M2 इंटू V2। तो P1 ओवर P2 कितना हो जाएगा, M1 V1 ओवर M2 V2। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों बॉडी का मास इक्वल है, दैट इज M1 इक्वल M2 इक्वल M, देन P1 ओवर P2 कितना रहेगा, V1 ओवर V2। ये सब मैथमेटिक्स है तो इसलिए इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो मैंने दो डिफरेंट मास की बॉडी ली, उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट है, तो उनके मोमेंटम भी डिफरेंट रहेंगे, बट फाइनली मैंने ये ज्यूम किया कि दोनों का मास सेम है, देन P1 ओवर P2 इक्वल टू V1 ओवर V2। इट कैन बी रिटन एज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर मैं यहाँ से P और V के बीच ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ये ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर क्या है, मास जो है वो कांस्टेंट है, इक्वल है दोनों बॉडी के लिए। तो जब मास कांस्टेंट होता है या दोनों बॉडी का मास इक्वल होता है तो उस समय जो मोमेंटम होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप यहाँ से मोमेंटम एंड वेलोसिटी के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसी तरह से ये फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका डायग्राम। अगर मैं ये जूम कर लूँ, ये सेकंड पॉइंट है, इफ V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, देन P1 ओवर P2 इक्वल टू M1 ओवर M2, दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो अगर मेरे पास दो बॉडी हैं और दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी है वो सेम है, इन दिस सिचुएशन जो मोमेंटम रहेगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से मोमेंटम एंड मास के बीच ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है यार, इसको कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आएगी तो मैं हूँ ना, आप मुझसे पूछिए, आप मुझसे जब चाहे तब पूछ सकते हैं। हर समय मैं ऑनलाइन, हर समय तो नहीं रहता लेकिन मैक्सिमम टाइम में मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ। तो आप जब चाहे व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो आपको 100% उसका आंसर मिलेगा। IIT JEE नीट इस तरह की फिजिक्स का जो भी एग्ज़ाम फर्स्ट क्लास से लेकर के और इंडिया के अंदर जो भी फिजिक्स का एग्ज़ाम होता है, आप उसका कोई भी क्वेश्चन आप लेकर के आ सकते हैं। तो आपको आज नहीं तो कल उसका आंसर 100% आपको मिलेगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे और भी फ्रेंड्स हैं। तो मैं उनसे पूछ करके भी आपको, अगर ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं पता तो मैं आपको उनसे पूछकर आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन आपके क्वेश्चन को सोल्व, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व जरूर किया जाएगा। तो इस चैनल पे आप निराश नहीं होने वाले, इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब एक तीसरा पॉइंट हम यहां पर लेंगे, इफ P1 इक्वल टू P2, अगर दोनों बॉडी के जो मोमेंटम है वो इक्वल है, देन M1 V1 इक्वल टू M2 V2, दैट इज M इंटू V इक्वल कॉन्स्टेंट। तो अब अगर मैं मास और वेलोसिटी के बीच ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ आएगा रेक्टेंगल हाइपरबोला। यहाँ पर जो P है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह के ग्राफ जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, नीट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको ज़रूर सोल्व कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझाने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखेंगे कि इस दुनिया में आइडियल कुछ नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 100% आपको सब कुछ बता सकता हूँ तो ये मेरा कहना पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, क्योंकि कमी सब में होती है। कुछ मेरे अंदर भी है, कुछ आपके अंदर भी है।
तो कोई बात नहीं, इस कमी को हम दूर करेंगे, कुछ आप मेरी कमी को दूर करेंगे, कुछ मैं आपकी कमी को दूर करूँगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इससे आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आपने इन लॉ को 9th क्लास में भी पढ़ा है और ये 3 लॉ होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखें तो आप उससे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। आपके पास जो नोट्स हैं और जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है उसको आप एक बार ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करने के बाद मेरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में प्रकाश हो गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।